तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन नाटक कर रहा होता है और वह बहुत ही उदास होते हुए एल्डर युवान से कहता है कि ओल्ड युवान, अगर तुम मेरे सोल सर्वेंट को चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा दाम चुकाना होगा। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि लियन बीड़ी फूकते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड युवान, यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता है। आखिरकार आप होली क्षेत्र के 9वें दर्जे के रिफाइनर हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा मुआवजा दे सकें तो मैं अपने सोल सर्वेंट का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस स्थिति को समझ पा रहा हूँ, इसकी कल्पना कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं जानता हूँ कि इस स्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। मैं स्थिति को समझकर सही डिसीजन ले सकता हूँ, है ना। हम देखते हैं ओल्ड वन कहते हैं कि जब तक तुम इस जगह से बाहर निकलने के लिए अपने सोल सर्वेंट का उपयोग करने के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, तब तक तुम चाहे कुछ भी मांगो, मैं उस चीज़ के लिए सहमत हूँ। तभी वह अचानक सोचते हुए पीछे की ओर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं, वेट करो, सबसे पहले तुम बताओ मुझे कि तुम चाहते क्या हो, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। तभी हम देखते हैं लियन कहता है, आखिरकार तुम इस तरीके से घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ पर अपना सोल सर्वेंट खोने वाला हूँ, जो कि पूरी तरह से इस तरीके से घायल हो जाएगा जिसका मैं उपयोग फिर दोबारा नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब भी तुम समझ रहे हो, मैं अपने लाइफ का सेक्रीफाइस एक तरीके से करूंगा अपने कल्टीवेशन का। इसलिए तुम तो यहाँ पर मुआवजे के बारे में इतना तो मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा जो मुआवजा होगा वह इस तरह से होगा जैसे एक खाली समुद्र में एक चम्मच पानी भरने जैसा। इसके अलावा हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से तो जानते नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ चीज़ें मांगना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से यहीं पर। मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि अगर हम इस जगह से बाहर चले जाते हैं और बाहर निकलने के बाद मैं आपसे मुआवजा मांगने जाता हूँ तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं इसकी हिम्मत कर पाऊंगा। या मेरे लिए और भी बड़ा नुकसान का सौदा होगा। क्या आप मेरी स्थिति को समझ रहे हैं? तभी एल्डर युवान चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है कि मैं अपने बातों से पलट जाऊंगा? पहले बताओ तुम्हारी मांग क्या है। लियन कहता है, ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी तरीके के गलत फहमी में नहीं फंसते हैं और इसी जगह सौदा करते हैं। यहाँ पर शब्दों से खेलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने सोल सर्वेंट को यहाँ पर मुफ्त में तो नहीं सौंपने वाला हूँ, यह जान लें। तभी हम देखते हैं लियन अपना आइडिया एक्टिवेट करता बोल रहा होता है कि कहता है कि इसके बारे में कैसा आप सोचते हैं? इस जगह पर आप मुझे जो चीज़ दे सकते हैं वह 100 गोल्डन एशियंट लेटर्स का अर्थ है, या एक अच्छा सौदा होगा। ये सुनने के साथ ही एल्डर युवान पागल हो जाते हैं, अपने मन में जितने गालियाँ आ रही होती है सारा बकते हुए और लियन के सर को चबाते हुए कहते हैं, क्या एशियंट गोल्डन लेटर्स, वो भी 100? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई बहुत ही ज़्यादा सस्ता सौदा नहीं हो गया? तुम आखिरकार 100 क्यों, 1000 मांगो, लाख मांगो। हम देखते हैं इस तरीके के ताने को सुनकर लियन उन्हें अपने शब्दों के तीर को चलाते हुए कह रहा होता है, मैं पहले ही अपने गोल्डन सर्वेंट को खो रहा हूँ, क्या तुम इसकी कीमत भी समझते हो? मैं उसके साथ बचपन से बड़ा हूँ, उसे इतने समय तक कल्टीवेट किया हूँ, उस पर कितना खर्च किया हूँ, क्या तुम उसका मुआवजा भी दे पाओगे? और ध्यान से सोचो, यह सबसे बेहतरीन सौदा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह पर अपने आप को यहाँ से निकाल पाओगे बिना उसके मदद के? अपने 8 स्टार सोल बॉडी को यहाँ पर नष्ट होने के बाद क्या तुम उन गोल्डन लेटर्स को रखकर अचार डालोगे? आखिरकार तुम्हारी वो गोल्डन लेटर्स यहाँ से घायल होने के बाद, जाने के बाद, तुम्हारी जब सोल यहाँ पर घायल हो जाएगी, रियल बॉडी जाएगी, उस वक्त क्या तुम्हारा जो बॉडी होगा वह 9वें दर्जे पर अपने आप को पहुँचा पाएगा? सोल बॉडी के 9वें दर्जे पर अपने आप को पहुँचा पाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद लेकर एक अच्छी सौदा करनी चाहिए? ये एल्डर युवान उसके शब्दों से घायल होकर खांसते हुए कह रहे होते हैं कि कोई और शर्त बताओ, मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा। और ये अपने मन में कह रहे होते हैं कि एशियन गोल्डन लेटर्स जो पात्र हैं उनका उजागर करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर इसके बारे में होली क्षेत्र को पता चलता है तो उसके परिणामों को मैं झेलने के लायक नहीं बचूंगा। और वे कह रहे होते हैं, अगर आप 9वीं रैंक के जुआन वेपन को मांगते हैं तो मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। इतनी कहने की देरी थी कि लियन अपने पास से अपने एशियंट बेल को निकालते हुए उसे चमकाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि 9वीं रैंक की जुआन वेपन कोई महंगी चीज़ है, या तो मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई है? और इस चीज़ को देखकर एल्डर युवान खामोश हो जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल पाता है। और तभी हम देखते हैं वह बड़ी हिम्मत करके कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गोल्डन लेटर का अर्थ समझाऊंगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें शपथ लेना होगा कि तुम इसका जिक्र कभी भी दूसरों के साथ नहीं करोगे। ये सुनने के साथ ही लियन उसके थोड़े पर तमाचा मारते हुए कहता है कि बुड्ढे कहीं के, आखिर तुम कह क्या रहो? एक गोल्डन लेटर अपनी सोल सर्वेंट को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, और तुम केवल यहाँ पर लेटर्स का अर्थ समझाने के लिए इस तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारे अंदर से इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है ऐसा कहने की? तभी लियन यहाँ पर अपने दूसरे चाल को चालू करता है और लेटते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं अपना यहाँ पर सोल सर्वेंट खोने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर मरना ही पसंद करूँगा, क्योंकि इसके बाद बाहर जाने के बाद मैं तो किसी के लायक बचूंगा ही नहीं। यहाँ पर हम मर जाते हैं साथ में, वही ठीक होगा। यह सुन एल्डर युवान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते, तुम ठीक है, मैं तुम्हें 2 लेटर्स को समझाऊंगा। तभी हम देखते हैं लियन लेटे लेटे अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि 2 नहीं 20 बोलो। तो यह सुन एल्डर युवान फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से में लाल होते हुए कहते हैं, क्या 20? और हम देखते हैं यहाँ पर उसका मन कर रहा होता है कि वह यहाँ पर मशीन गन निकाल कर लियन को भून दे, और वह यहाँ पर अपने मशीन गन निकाल कर शब्दों को चलाते हुए वे कह रहे होते हैं, मैं तो 20 खुद भी नहीं जानता हूँ, तुम बेतुके बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? ये एशियंट धर्म ग्रंथ हैं जो युगों युगों से चले आ रहे हैं, और इनमें से प्रत्येक रूल्स में एक शक्ति छुपी हुई है। तुम जानते भी हो उनकी
कीमत क्या है अपने जीवन में उनमें से एक या दो को भी पूरी तरह से समझ लेना एक ब्लेसिंग की तरह माना जाता है। और हम देखते हैं उसके शब्दों के वार से लियन बचते हुए कह रहा होता है, तो फिर आखिरकार पहले बताओ कि तुम कितना जानते हो। यह सुन एल्डर युवान भी वहां पर लेटते हुए कह रहे होते हैं कि मैं कितना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ यह तुम्हारा काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 लेटर्स का अर्थ समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हमें यहाँ पर मरना है तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, हम यहाँ पर साथ में मरेंगे। और हम देखते हैं इसके इस तरह की बातों को सुनकर लियन भी खामोश होकर इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम बुढ़े यहाँ पर मेरा विरोध करने के लिए इस तरीके के नाटक कर रहे हो, आखिरकार तुम मेरे शब्दों में मुझे को ही फंसा रहे हो। और फिर हम देखते हैं वह यहाँ पर थोड़ा सा कहता है कैजुअल होते हुए कि ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लेटर्स के लिए तैयार हो जाता हूँ। अगर तुमने मुझे इस तरीके तक इस तरह से धकेला नहीं होता तो मैं यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। और यहाँ पर राइटर एक बोर्ड में बता रहा होता है कि जो यहाँ पर लियन है वह 7 गोल्डन लेटर्स के कैरेक्टर्स के बारे में जानता है और वह यहाँ पर महसूस कर रहा है कि वह घाटे में है। और यहाँ एल्डर युवान जो कि यहाँ पर 4 गोल्डन लेटर्स के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं लेकिन वह 3 बता रहे हैं, तो वह खुद को विजय समझ रहे हैं कि मैं इन्हें 3 ही बता पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। और हम देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम अपने उस सोल सर्वेंट को सौंप दो। और हम देखते हैं सुनने की देरी थी, लियन अपने पास से सोल बैनर को निकालते हुए उसकी ओर फेंकते हुए कहता है डंडे को कि अगर मैं अपना सोल सर्वेंट यहाँ पर खो दूँ तो मैं इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर अब इस बैनर को भी दे देता हूँ, इसका भी मुझे अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। एल्डर युवान कहता हूँ आखिरकार तुम अपनी सोल बैनर को क्यों दे रहे हो? अगर तुम इसे भी दे देते हो तो तुम तो यहाँ पर उसके किसी भी लायक नहीं बचोगे, उसको फिर किसी तरह से वापस से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, उस बैनर ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो फिर एल्डर युवान उसे बताते हैं कि तुम सोल फ्यूजन पाथ पर चले जाओगे, है ना, शायद यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा जहाँ पर ये बिना बैनर के भी अपने सोल सर्वेंट को कल्टीवेट कर पाएगा, सोल्स को ऑब्जर्व कर पाएगा, इस तरह के टेक्निक पाथ पे चलेगा। लियन कहता है कि तुम अपना काम करो ना यार, अब मुझे तुरंत यहाँ पर 3 गोल्डन लेटर्स के बारे में बताओ, मैंने अपना काम कर दिया है। एल्डर युवान यहाँ पर कहते हैं कि जो एशियन धर्म ग्रंथ है उसकी उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव है क्योंकि वे यहाँ पर रूल्सों के पावर से भरे हुए होते हैं और एक सुनहरी चमक को बिखेरते हैं, इसलिए उन्हें एशियंट गोल्डन लेटर्स या कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। मौजूदा शास्त्रों की संख्या जो है वह बहुत ही सीमित है और बहुत कम लोग हैं जो उनका अध्ययन करने के लायक हैं और जिन्होंने वास्तव में इसे एकत्र करने की कोशिश की है वह होली रीजन और ट्रांसफॉर्मेशन सी रीजन के लोग हैं। इन पात्रों की सूची को बनाकर उन्होंने इसका संशोधन करना शुरू कर दिया है, वो भी बहुत ही समय पहले से। लेकिन दुर्भाग्यवश हालांकि कुछ ही रिफाइनर हैं जिन्होंने इन चीज़ों में महारत हासिल की है, फिर भी उन्हें आगे बढ़ने का कोई और टेक्निक नहीं मिला कि और भी हायर लेवल पर रीच हो सके। इसी कारण से इस दुनिया में उन कैरेक्टर्स के लोग बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सके। इसलिए होली रीजन के लोग और जो ट्रांसफॉर्मेशन सी रीजन के लोग हैं वह कई बार इसमें महारत हासिल करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं पा पाए। यह सुन लियन कहता है कि इनमें से कुल कितने आखिरकार वर्ण हैं, कितने आखिरकार कैरेक्टर्स मौजूद है टोटल, क्या आपने इनकी गिनती की है? यह सुन एल्डर युवान कहते हैं कि हाँ, लगभग 1000 से भी अधिक है वे। यह सुन लियन चौंकते हुए कहता है कि क्या इतने सारे? आखिरकार उतने सारे रूल्सों के नियमों की शक्तियों को समझ पाना और यदि किसी ने उन हजारों में महारत हासिल कर ली तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में अनुमान लगाना भी काफ़ी भयानक है। एल्डर युवान कह रहे होते हैं कि यदि आप उन 3 कैरेक्टर्स को भी समझ जाते हैं जिन्हें मैं समझाने वाला हूं तो आप अपने आप को एक ब्लेसिंग बॉय मानना कि तुम्हें एक आशीर्वाद मिला है। मैं उनका सार केवल एक ही बार बताऊंगा और मैं उनका प्रदर्शन करके भी केवल एक ही बार दिखाऊंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन इसका गारंटी नहीं देता हूँ कि तुम उन चीज़ को अच्छे तरीके से सीख पाओगे, इसलिए एक बार में समझ लेना। और लियन यहाँ पर उसके बातों को सुन मन में कहता है कि मैंने कुछ डिवाइन टेक्निक्स का सीखा तो है कैरेक्टर्स और 100 से अधिक गोल्डन लेटर्स को देखा है, लेकिन मैंने उनका केवल सतही ऊपरी भाग को ही समझ पाया है और उनका उपयोग कर पाया है। इनके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाया है अभी तक। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अनगिनत अन्य डिवाइन टेक्निक्स बिखरी पड़ी हुई हैं, उन सभी को पूरी तरह से समझना कौन जानता है यह करने में इस जीवन काल में संभव भी है या नहीं। एल्डर युवान कहते हैं कि ध्यान दो मेरी तरफ और इन चीज़ों को ध्यान से सुनो। और हमें राइटर यहाँ पर बताता है कि जो युवान गाओ हान है उसने होली क्षेत्र के अनगिनत ग्रंथों का अध्ययन किया है जिससे उन्हें प्राचीन शास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, उनकी समझ काफ़ी गहरी और सटीक है। लियन जो कि काफ़ी खुश होकर उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था और युवान गाओ हान जो उसके शब्दों को सुनकर काफ़ी असहज चौंक रहा था और हैरान भी हो रहा था क्योंकि जो प्रश्न लियन के द्वारा किए जा रहे थे जिनके बारे में युवान गाओ हान ने खुद भी विचार नहीं किया था और लियन द्वारा उठाए गए प्रश्न जो कि एक तरफा व्याख्या को शुरू कर देती थी वह अब 2 तरफे में बदल चुकी थी। उन दोनों के बीच की बातें अब चर्चा
चर्चा में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो जो दो पुराने दोस्त किसी पुराने बात को लेकर चर्चा कर रहे हों। और यहाँ तक कि जो युवान गाओ हान है उसकी जो गोल्डन कैरेक्टर्स को समझने की समझ थी वह और भी गहरी और अधिक स्पष्ट हो गई। और यहाँ जो लियन था उसका तो सवाल ही नहीं, वह तो बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ और भी अधिक प्राप्त की। युवान गाओ हान ने यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर्स को सिखाया लियन को, वे कई डिवाइन टेक्निक में प्रकट हुई और जिन्हें पहले से लियन ने प्रकट होते हुए कहीं देखा था, जिसकी वजह से वे चीज़ें उसे अच्छी तरीके से समझ में आई और एक नए स्तर में वह पहुंच पाया इनकी समझ की। और हम देखते हैं कि इन चीज़ों की चर्चा खत्म होने के बाद एल्डर युवान उसकी ओर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यंग बॉय, मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर होली क्षेत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके बारे में सोचो। और वह खुश होते हुए कह रहे होते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको दर्जनों रिसोर्सेस मिलेंगे और सोल डिवाइनिंग सेक्ट से कई गुना अधिक शक्ति और कई अधिक सैकड़ों गुना रिसोर्सेस प्राप्त होंगे। यह सुन लियन अपने मन में कहता है, अरे यार, मैं तो वास्तव में पहले से ही रिसोर्सेस का घोटाला करने में एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पर कहीं शामिल होकर थोड़ी उन चीज़ों को हासिल करूंगा। और वह खड़ा होते हुए एल्डर युवान को अपने छड़ी देते हुए कहता है कि लेकिन चलो अभी इस चीज़ों को छोड़कर हम इस श्रापित जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यह सबसे जरूरी चीज़ है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। एल्डर युवान कहते हैं, रुको तो पहले, और अपने सोल सर्वेंट को खो दोगे जल्द ही, वह नष्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा उस सेक्ट में कोई भी जगह नहीं रहेगा, तुम काफ़ी कमज़ोर हो जाओगे। यदि तुम मेरे पीछे होली रीजन में आते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें और अच्छी टेक्निक मिलेंगी, जिसकी वजह से तुम्हें इन सोल्स के झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। लियन कहता है, मैं समझ रहा हूँ, अभी फिलहाल हम अपनी गंभीरता पर विचार करते हैं, मैं ओल्ड युवान अपनी इस जगह से निकलने के बाद इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। और हम देखते हैं ओल्ड युवान अपने हाथों में छड़ी को लेकर अपने मन में कह रहे होते हैं, यदि इस तरीके का टैलेंट का उपयोग होली रीजन के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो यह बहुत ही खतरनाक होगा और इस जैसे बच्चे को कभी शत्रु बनाना बेवकूफ़ी होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो हमें इसे ग्रो होने से पहले ही नष्ट कर देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओल्ड युवान कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम इस पर ध्यान से विचार करोगे, जरूर ही तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, यह तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद वह अपने छड़ी को नीचे जमीन में रखते हैं और वह बैनर को एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं वहाँ आसमान में वही बड़ा सा गेट आता है जिसके अंदर से सोल सर्वेंट बाहर की ओर निकल रहा होता है और काफ़ी तेज प्रेशर उसका रिलीज भी हो रहा होता है। तभी एल्डर युवान कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है इस गोल्डन सर्वेंट के माइंड में, तो बिल्कुल भी माइंड कॉन्सिनेंस है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तभी लियन कहता है कि मैंने तो इसे एक गुप्त टेक्निक की मदद से सुला कर रखा है, अन्यथा कि आपको लगता है कि मेरे जैसा एक 4 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर की ताकत एक 9वें रैंक के गोल्डन सर्वेंट को कंट्रोल करने की होगी। और ये अपने मन में करा होता है कि जो झांग था उसकी मृत्यु के बाद या जो सोल सर्वेंट है अपने कॉन्सिनेंस को, अपनी बुद्धि को खो चुका है। यहाँ एल्डर युवान अपने मन में कह रहा था, हाँ ठीक ही तो कर रहा है, आखिरकार ये अपने 4 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर की कल्टीवेशन के साथ 9वें रैंक के सोल सर्वेंट को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता होगा, कहीं मैं इस बच्चे के किसी चाल में तो नहीं फंस रहा हूँ ना। और फिर वह अपने फिंगर से एक एनर्जी के लाइन को निकालते हैं जो सीधे उस सर्वेंट के माइंड में जाता है और वह अचानक से जग जाता है और बहुत ही कसकर चीखता है। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से चीखते हुए देखकर लियन भी घबरा जाता है और वह नाटक करते हुए कर रहा होता है, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मेरे सोल सर्वेंट को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यातना देने वाले हो। यह सोल एल्डर युवान कहता है, क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो, है ना, मैंने तुम्हें क्या कहा, यह नष्ट हो जाएगा, यह सोल सर्वेंट पूरी तरह से खत्म होकर एक शुद्ध किवाई में बदल जाएगा जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी लियन कहता है कि क्या एक रिवर्स रिफाइनमेंट की तरह, आखिरकार तुम कहना चाहते हो इसकी बुरी किवाई को एक अच्छी किवाई में बदल दोगे। यहाँ राइटर हमें बता रहा होता है कि जो रिफाइनिंग विद्या के क्षेत्र में जितने भी रिफाइनर हैं वह जिस प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं उनमें से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वह इसके चीज़ों को, इसके कैरेक्टर्स को पलट नहीं सकते हैं। रिफाइनर की दुनिया में यह एक तरह से असहमति का चीज़ है, मतलब कि ऐसा चीज़ कहा गया कि जैसे तुम ठंडे को गर्म कैरेक्टर्स में कैसे बदल सकते हो यार, वह जो ठंडा वह ठंडा रहेगा, जो गर्म है गर्म रहेगा। लेकिन इतिहास में कई ऐसे अद्वितीय टैलेंट भी पैदा हुए हैं जिन्होंने एक विपरीत शोधन से बहुत ही प्रभावित तौर पर एक ऐसे विषय का संरचना किया, खोज किया जिसके मदद से वह किसी चीज़ के कैरेक्टर को ही बदल सकते हैं। अगर कोई कठोर चीज़ है तो उसे सॉफ्ट चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, उसके पूरे कैरेक्टर को और उसके मटेरियल को। यदि रिवर्स रिफाइनमेंट यदि बहुत ही अधिक पूरी तरह से सही और सटीक तो मौजूद नहीं है अभी के समय में, लेकिन अध्ययन से और अधिक ज्ञान से कई रिफाइनर ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और आगे निकल चुके हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन का सोल सर्वेंट होता है चीख रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी यहाँ से गायब हो रही होती है और इसे किवाई में कन्वर्ट कर एक अच्छे किवाई में बदल रहे होते हैं एल्डर युवान, जिसकी मदद से अपने पावर्स को बढ़ा सके। और लियन अपने मन में कह रहा होता है इन चीज़ों को देखते हुए कि जो युवान गाओ हान है अब जो कर रहा है वह ऐसी विधि है
है वह सीधे यहाँ पर गोल्डन लेटर्स के प्रयोग कर इन टेक्निक्स में शामिल कर इन्हें इस क्षेत्र में और भी अधिक कौशल प्रदान कर रहा है और भी ताकत दे रहा है, जिससे वह इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाए। यह संभवतः उस ग्रेट व्यक्ति से जरूर ही किसी तरीके से रिलेटेड होगा, है ना, जो इस जगह को पूरी तरह से क्रिएट किया है उससे। और हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर युवान के हाथ में बहुत ही ज़्यादा कीवाई आ चुकी होती है और एल्डर युवान कर रहे होते हैं, लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती है। चलो इस पल के लिए हम अपने काम को चालू करते हैं और इस कीवाई के साथ मैं एक अविश्वसनीय तौर पर अपने सोल बॉडी के 9वें रैंक तक पहुंच जाऊंगा और यहाँ से इस सील को तोड़ने में भी सक्षम हो जाऊंगा। और वह यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चले देखिए मैं इस आखिरकार फॉर्मेशन को किस तरीके से तोड़ता हूँ, इस बैरियर को किस तरीके से खत्म करता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ से उस जगह से एक जोरदार रोशनी निकलती है और जैसे ही वह रोशनी वहाँ से गायब होती है हम देखते हैं एक अलग जगह को जहाँ पर रेड रेड ऑरा चारों ओर फैला होता है और उसके बीच में एक बहुत ही अजीब तरह का यंत्र लगा होता है जिसके चारों तरफ से कई सारे पिलर्स गाड़े गए होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर उसी के नीचे लियन और एल्डर युवान मौजूद होते हैं। और इस जगह पर पहुंचकर ये सब कुछ देखकर लियन कहता है आखिरकार ये क्या है, हम यहाँ पर किस जगह पर पहुंच चुके हैं और यह किस तरीके का डिवाइस हमारे सामने मौजूद है। और यहाँ पर वह कह रहा होता है कि लिटिल युवान, आखिरकार ओल्ड युवान से लिटिल युवान कर दिया, क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम समय के खाई से बच के निकलने के बजाय और भी गहरी खाई में पहुंच चुके हैं। अरे यार ये लोग क्रोकोडाइल के पेट में गया कि कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गया यार उस बवंडर में, मुझे अब डाउट हो रहा है। और यहाँ पर वह कहता है कि क्या मुझे अपने सोल सर्वेंट को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए तुमसे मुआवजा मांगना चाहिए। इसकी इस तरह की बातों को सुनकर एल्डर युवान कहते हैं कि यह मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निश्चित तौर पर यहाँ से एक परत को हटा चुका हूँ इस बैरियर की। अगर अब यहाँ पर इस तरह की जगह मौजूद है इसमें मेरी क्या गलती है और तुम इस तरह के समय में मुआवजा मांगने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। हमें यहाँ से बचकर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम किसी तरीके से पैसे से ग्रस्त हो या फिर भूखे हो जो तुम इस समय में इस तरह की बातें कर रहे हो। तभी वह और भी उसके सामने जाते हुए कर रहे होते हैं। यहाँ पर अंदर से आ रही जो इसकी ऑरा है वह काफी डिमोनिक और भयानक लग रही है। इसे देखकर मेरी बॉडी में किसी तरह की सिहरन दौड़ रही है, जैसे बॉडी कांप जाती है उस तरीके से। लियन कहता है कि यह जो है किसी तरह का इल्यूजन भी हो सकता है शायद, या फिर यह संभव हो सकता है कि यह एशियंट ऑरा जो हो उसको यहाँ पर किसी तरीके से सील कर मौजूद रखा गया हो। एल्डर युवान कहते हैं कि उस एशियंट ऑरा से निकलने वाले आर्टिफैक्ट को तो देखो, आखिरकार वह बहुत ही शक्तिशाली लग रही है। ऐसा लगता है कि वह 9वीं रैंक का कोई आर्टिफैक्ट है ना। और यहाँ तक कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर जो पिलर्स काटे गए हैं उन पिलर्स से निकल रहा ऑरा भी 9वीं रैंक के आर्टिफैक्ट जैसा महसूस हो रहा है। अंदर की इसकी जो अंदर की कीवाई है वह और भी अधिक मोटी और काफ़ी गहरी होती जा रही है, जिससे मेरी पूरी बॉडी कांप रही है यार। और यहाँ पर लियन उसके और इशारा करते हुए कहता है कि हम शायद एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ी में फंस गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह जगह वाकई बहुत ही भयानक है और जो राक्षसी कीवाई इससे निकल रही है उसे ध्यान से देखो, यह बहुत ही मोटा परत में इकट्ठा हो गया है इसके सामने। यह सुन एल्डर युवान कहते हैं क्या एक डिमोनिक कीवाई है, यह कैसे संभव हो सकता है, कैसे यहाँ पर कोई राक्षस मौजूद हो सकता है। यह हेवनली रियलम है, यहाँ पर तो उसे बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए, है ना। लियन कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। एल्डर युवान कहता है कि इसमें जानने लायक क्या है। जो एशियंट मॉन्स्टर है वह काफ़ी शक्तिशाली जाति के लोग हैं। इतिहास में वह काफ़ी लंबे समय से नींद में हैं या फिर लुप्त हो गए हैं। इनके बारे में कोई उतना नहीं जानता है। अगर हम यहाँ पर ट्रू एक स्पिरिट को भी देख सकते हैं तो मुझे अब ये मत कहना कि हम यहाँ पर एक ट्रू मॉन्स्टर, ट्रू डीमन को देखने वाले हैं। लियन कहता है कि क्या हमने पहले उस ट्रू एशियंट मगरमच्छ को नहीं देखा है। तो एल्डर युवान कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर उसी के तरह किसी तरह के कृत्रिम बीस्ट डीमन को पाला जा रहा हो, यहाँ पर उसे रिफाइन किया जा रहा हो इतने लंबे समय से। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में इस स्थान में कई गुना अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर को रिफाइन करने के लिए उसके बीज को लगा दिया गया हो और अब यह एक किसी तरह के दानों में रिफाइन हो गया हो जिससे यह ऑरा रिलीज हो रहा हो। लियन कहता है कि अगर यह मगरमच्छ को यहाँ पर कृत्रिम तौर से बनाया जा सकता है तो एक मॉन्स्टर को भी तो, एक डीमन को भी तो यहाँ पर रिफाइन किया जा सकता है ना। अगर इसे इस स्थान से रिलीज कर दिया जाए तो ना जाने क्या होगा। और जो इसका स्वामी था, जो इसने यहाँ पर इसे रिफाइन करने के लिए रखा था, उसने यहाँ पर हम उस सील को इसे ही कैद कर रखने के लिए लगाया होगा। जैसा कि आपने कहा, ना केवल एशियंट जो ऑरा है वह बल्कि इन आर्टिफैक्ट से, बल्कि इनके स्तंभों से भी आ रहा है। यह स्तंभ जो है बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस है और वह उसके सामने जा रहा होता है उन पिलर्स के सामने और उसे टच करता है। तभी हम देखते हैं वह उसे टच करने के साथ ही घबरा जाता है कुछ देखकर और हम देख पाते हैं उसकी जो हैंड होती है जिसने उस पिलर को टच किया होता है वह पूरी तरह से जमनी लगती है बर्फ में और धीरे धीरे लियन की पूरी बॉडी भी जम रही होती है। और इस भयानक स्थिति में पहुंचकर लियन घबरा जाता है और इसी घबराहट के साथ यह सीन कंप्लीट होता है, यह चैप्टर, यह एपिसोड। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मेंबरशिप वीडियोज वाले प्लेलिस्ट पर इसका नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल है, वो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट। टाटा बाय बाय।